जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा अभी जो बिहार दरोगा के लिए होम वर्क से स्टार्ट की गई है इसके डे 4 को। तो दोस्तों अभी तक हमने आप सभी के लिए 1 से लेकर के 3 डेज को अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है ना, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके जो मंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगे, इस विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या हो जाएंगे, इस मंत्रालय क्या हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। दोस्तों जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है इसका आयोजन जो किया गया है ये आपके खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा, कौन है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और दोस्तों इसके मंत्री कौन हो जाएंगे, तो आप लोगों को पता है कि खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री कौन हो जाएंगे, तो चिराग पासवान जी जो है वर्तमान में इस विभाग के तो मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, चिराग पासवान जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में किया गया। और भारत मंडपम में किया गया है। कहाँ पे, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न क्या है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है। देखिए दोस्तों मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है ना, ये आपके यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। दोस्तों तो भारत का स्थान जो है आपके पास 134 जो है ना, भारत का स्थान हो जाएगा किसमें, मानव विकास सूचकांक में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं। तो जो मानव विकास सूचकांक है इसको जारी करने के आधार कितने हो जाएंगे, तो टोटल 3 आधार हो जाएंगे मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है। तो मिजोरम का एक शरणार्थी कौन सा हमारे पास है, ब्रू शरणार्थी। तो ब्रू शरणार्थियों के लिए पुनर्वास के लिए भूमि जो किस राज्य ने आवंटित किया है दोस्तों, वो राज्य कौन सा हो जाएंगे, त्रिपुरा राज्य। ठीक है, त्रिपुरा द्वारा जो है ना ये भूमि इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया। दोस्तों तो आपको पता है कि जो गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, तो गृह मंत्रालय किसके पास है, तो अमित शाह जी जो है गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं। और अमित शाह के द्वारा ही ब्रू जनजातियों शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी दी गई है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरणार्थियों की प्रतिमा कितनी राशि आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो राशि दी जाएगी वो कितनी, 15,000 रुपये। इसमें सॉरी 15 नहीं, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है ना प्रत्येक मंथ इसमें आपको दिए जाएंगे शरणार्थियों को। इसे अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है। देखिए 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ अभी हाल ही में, इसमें जो टॉप जो शहर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो है इंदौर। कौन सा दोस्तों, इंदौर जो है ना लगातार 7वीं बार जो है इस बार टॉप किया है स्वच्छता में। ठीक है, और दोस्तों इंदौर कहाँ पे आपके, तो मध्य प्रदेश का एक शहर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी हो जाएगी। तो भारत की जो पहली वाटर प्लस सिटी हो जाएगी ये भी कौन होगी, इंदौर। इंदौर जो है दोस्तों ये क्या होंगी, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा कौन सा, सूरत। सूरत दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में है। और वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर जो है वो, इसको पुरस्कार किसे मिला है, तो सूरत को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा वाराणसी। वाराणसी और जो प्रयागराज है यही क्या हो जाएंगे आपके सबसे स्वच्छ टाउन शहर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए भारत में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी होता है दोस्तों, ये नीति आयोग के द्वारा जो है ना जारी होता है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि
रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो दोस्तों पहला राज्य कौन सा हो जाएगा हमारे पास? तो यूपी हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दोस्तों हम बात करें कौन सा होगा? एमपी, मध्य प्रदेश। और चौथा अगर बात करें तो राजस्थान जो है। ये सभी राज्य ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ठीक है। किसके अनुसार? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? दोस्तों संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा जो अभियान शुरुआत की गई है, इसका नाम क्या है? हमारा संविधान। क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इसका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। आगे करते हैं कि संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों जो संविधान संस्कृति और राष्ट्र है, इस ये पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना होगा, कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा जो है ना, अभी रिसेंटली में भारतीय संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई है, ये कहाँ पे दोस्तों आपके पास आंसर होगा? कौन सा? बेंगलुरु में लगाई गई। कहाँ पे? बेंगलुरु में ये जो है आपके पास पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी को लगाई गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हुई है? दोस्तों तो पहली ई लोक अदालत है ना, इसकी शुरुआत हुई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत की शुरुआत होती है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया है? दोस्तों भारत का जो पहला अनाज एटीएम है, ये आपके कहाँ है? उड़ीसा में लगाया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में भारत का पहला अनाज एटीएम लगाया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था मार्च 2020 में। मार्च 2020 में जो था पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत होती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो बजट हुआ था 2024-25 का, ठीक है, 2024-25 का, इसमें सर्वाधिक जो वित्त पोषित था, मतलब कि सबसे अधिक जो खर्च किया गया दोस्तों किस योजना पर? वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर ही खर्च किया गया है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2020 में शुरुआत होती है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो पोर्ट ब्लेयर है ना, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विजयपुरम। कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होकर के विजयपुरम रखा गया है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कि कानी परियोजना किन राज्यों के बीच स्थित है? तो कानी परियोजना है दोस्तों, ये आपके कहाँ हो जाएंगे? तो ये आपके चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच, चेन्नई और प्लस में कहाँ पे? अंडमान निकोबार के बीच में स्थित होगा कौन सा? कानी परियोजना, ठीक है। राष्ट्रद्वीप का नया नाम क्या है? देखिए राष्ट्रद्वीप जो है ना, इसका नया नाम क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, सुभाष चंद्र बोस नाम इसका क्या है? सुभाष चंद्र बोस इसका नाम है राष्ट्रद्वीप का नाम, ठीक है। एक है दोस्तों हमारे पास कौन सा है? हैवलॉक द्वीप। दोस्तों हैवलॉक द्वीप का नाम क्या हो जाएगा? तो स्वराज द्वीप इसका नाम है। कौन सा? स्वराज द्वीप हो जाएगा हैवलॉक द्वीप का नाम, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो है ना, ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये कहाँ पे? लोथल में हो जाएंगे। कहाँ पे? लोथल जो है दोस्तों कहाँ पे? गुजरात में हो जाएंगे राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि चुनावी चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो चुनाव आयोग द्वारा जो है ना दोस्तों, वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो कौन सा है? शीतल देवी, ठीक है। शीतल देवी को, और प्लस में कौन हो जाएंगे? तो राकेश कुमार को, ठीक है। शीतल देवी और राकेश कुमार को जो है दोस्तों, ये दोनों को क्या चुने गए हैं? दिव्यांग चुनाव आयोग के रूप में चुने गए। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो राजीव कुमार हो जाएंगे, जो किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया था? तो दोस्तों संविधान जो नागरिक संहिता है, ये आपके किसके किसके भाग हैं? डीपीएसपी का भाग है। और अनुच्छेद कौन सा है हमारे पास? आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। और ये इसमें दोस्तों ये उत्तराखंड में से क्या गया है? पूर्णतः लागू किया गया, इसे अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वो राज्य कौन सा हो जाएगा हमारे पास? तो राजस्थान द्वारा। क्या है? राजस्थान द्वारा जो है ना अभी रिसेंटली में भील प्रदेश के लिए मांग की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों एक वाहन एक फास्टैग जो पहल है, ये NHAI द्वारा
इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो दोस्तों NHAI जो है भारत में राजमार्ग की संरक्षण की जिम्मेदारी जो होती है वो NHAI के पास होती है। ठीक है, तो इसी के तहत अभी हाल ही में एक वाहन फास्टैग पहल की शुरुआत की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है। दोस्तों जो पूर्णतः शाकाहारी हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में वो कौन सा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो हमारे पास प्राथमिक श्रेणी होते हैं ना, प्राथमिक श्रेणी में जितने भी जंतु आते हैं वे सभी क्या होते हैं, पूर्ण शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग की हम बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 243 के आई के तहत जो है ना ये राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है, गठन की जाती है। और हम बात करें केंद्र में बात करें दोस्तों, तो अगर केंद्र में बात करें वित्त आयोग की, तो केंद्र में जो वित्त आयोग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल हमारे पास हो जाएगा 280 में जो है आपके वर्णन किए गए किसका, वित्त आयोग का। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है ना, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था ना, पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, और मौलिक अधिकार आपको पता है दोस्तों जो भाग किसमें है, तो भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो USA के संविधान से लिया गया है, अपने देश के संविधान में। पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि इसमें किस संशोधन द्वारा जो है हटाया गया था। तो एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है। और इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके ठीक है दोस्तों, पहले किस में था ये, अनुच्छेद 31 के क में था। अब इसे हटा करके किस में कर दिया गया है, 300 के जो है क में इसको रख दिया गया है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों तो इसका आयतन जो होगा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि किस संधि के बाद दी गई थी। तो दोस्तों आपको पता है कि एक सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि, कौन सी संधि, सुगौली की संधि होती है कब, 1815-16 में होती है। उसी के तहत दोस्तों जो लॉर्ड हेस्टिंगस थे ना, इसको क्या किया था, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि से नवाजा गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ना वो कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में करवाई गई थी। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में करवाई गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष बोल सकते हैं या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया था। अगर हम बात करें अस्थायी का, परमानेंट का दोस्तों, तो वो कौन थे, 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, इसमें आपको जो राजेंद्र प्रसाद है इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं का सही सुमेलित क्या कीजिए। देखिए नटाल इंडियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, फिनिक्स दोस्तों हम बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, टॉल्स्टॉय का दोस्तों कब हुआ था, 1910 में हुआ था। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए थे। इसे आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में होते हैं। दोस्तों ये हमेशा इसमें किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। किसमें, सीरीज में होते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में होते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है। तो द्रविड़ जो स्थापत्य कला है इसकी शुरुआत जो है किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है। दोस्तों ये मंदिर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो इस मंदिर का नाम होगा कांची के कैलाशनाथ मंदिर के द्वारा। ठीक है, कौन सा जगह, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा। ठीक है, नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किस वंश से दोस्तों थे, तो पल्लव वंश के थे। किसे, पल्लव वंश के शासक थे। आपको भी ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। देखिए दोस्तों रियल मैंगो है और ऑपरेशन अमानत जो है ना, इसकी शुरुआत जो की गई है ये RPF के द्वारा की गई है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है RPF,
इसके द्वारा की गई है। अगर हम दोस्तों बात करें आरपीएफ का, तो ये दोस्तों किस में आता है, तो ये राज्य सरकार के अधीन आता है। कौन सा आरपीएफ जो है ये राज्य सरकार के अधीन आता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आरपीएफ डे कब मनाते हैं, तो 20 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं हम लोग, तो आरपीएफ डे के रूप में मनाते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो देखिए धन विधेयक जो है दोस्तों वो संसद के किस सदन में पेश करते हैं, तो धन विधेयक को हम लोग क्या करते हैं, संसद के लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, लोकसभा में। अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल जो हमारे पास हो जाएगा 110 में हम लोग क्या कर सकते हैं, धन विधेयक को प्रस्तुत, इसकी परिभाषा इसमें दी गई है धन विधेयक के बारे में। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं, इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि आवास सारणी में उत्कृष्ट गैसों का किस समूह रखा गया है। देखिए आवास सारणी में दोस्तों उत्कृष्ट गैस है, इसको बोलते हैं नोबेल गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। तो नोबेल गैस को किस श्रेणी में रखा गया दोस्तों, तो ये जो श्रेणी कौन सा, 18वें समूह में दोस्तों इसको रखा गया। किसमें, 18वें समूह में दोस्तों इसको रखा गया है। किसको, तो नोबेल गैस को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं नोबेल गैस को। चलिए, और दोस्तों नोबेल गैस की संख्या कितनी है, टोटल 6 नोबेल गैस है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बेलाटिला की खान किस राज्य में अवस्थित है, तो जो दोस्तों जो बेलाटिला की खान है ये आखिर कहाँ हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहीं पे आपको बेलाटिला की खान देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रम से कौन से हो जाएंगे। देखिए भारत का सबसे पहला कौन सा जाएगा, तो वो होगा कौन सा, तारापुर। ठीक है, तारापुर है जो कहाँ है, पहला है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और नवीनतम दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा होगा, कुडनकुलम। कौन सा, कुडनकुलम। कुडनकुलम दोस्तों जो परमाणु संयंत्र है ये नवीनतम है, ये कहाँ पड़ते हैं आपके, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। कार्बी एनलॉन्ग पठार किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, जो कार्बी एनलॉन्ग पठार है हमारा, ये किस राज्य में हो जाएंगे, तो ये आपके मेघालय में हो जाएंगे। ठीक है, मेघालय में आपके कार्बी एनलॉन्ग पठार हो जाएंगे। दोस्तों मेघालय के हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको गारो, खांसी, जयंतिया भी देखने को मिलता है। गारो, खांसी और जयंतिया, ये तीनों दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो इनके जो है दोस्तों, तो यहाँ पे इनके पहाड़ी के नाम है और इस पर इसका क्या है, जनजाति का नाम भी रखा गया है। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था। देखिए दोस्तों गांधी का जो भारत में पहला प्रत्यक्ष आंदोलन था वो कौन सा था हमारे पास, तो 1900 दोस्तों 18 का कौन सा था, खेरा सत्याग्रह था। ठीक है, खेरा सत्याग्रह था 1918 ईस्वी का, जो गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, 1917 ईस्वी में एक महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किया था, वो प्रत्यक्ष नहीं था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जानते हैं। दोस्तों वो राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, तो जीटी रोड को हम लोग क्या कहते हैं, जीटी रोड को कहते हैं सड़क ए आजम। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है। दोस्तों विधायिका दोस्तों के दो पार्ट होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर कितना है, 170 में, आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। और हम बात करें अगर विधान परिषद की, इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों कह रहा है कि द्विसदनीय कितने होते हैं, द्विसदनीय दोस्तों यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों किस किस राज्य में है दोस्तों, ये टोटल राज्य कितने हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। उन राज्य का नाम क्या है दोस्तों, तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा, और दोस्तों एक कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसको क्या बोलते हैं, यूएनएससी बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसमें टोटल कितने देश होते हैं दोस्तों, इसमें कुल 15 देश होते हैं, जिसमें आपके 5 जो ऐसे देश होते हैं जो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन 10 ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो अस्थायी दोस्तों जो परमानेंट है तो उसका तो हमेशा रहबे करेगा। लेकिन दोस्तों जो अस्थायी होते हैं ना, इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अस्थायी दोस्तों कौन कौन हो जाएंगे, तो आपके ABCFR, यानी कि ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रसिया यहाँ पे हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है। दोस्तों जो गंगा नदी है ना वो मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, ये आपके उत्तराखंड में जो है ना, हरिद्वार, वहीं पे प्रवेश करती है। कहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड में प्रवेश करती है।
आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक यानी कि टिश्यू कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में तरल संयोजी ऊतक के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों तरल संयोजी ऊतक जो हमारे पास है वो कौन सा? ब्लड हो जाएगा। कौन सा? ब्लड दोस्तों क्या होता है हमारे पास? तो तरल संयोजी ऊतक होता है। और ब्लड जो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें होता है ठोस, एक होता है कौन सा? द्रव होता है। ठोस में दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास? तो आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है आपको हिपेरिन जो है ना, ये सभी किस में आते हैं? तो ठोस में आते हैं। और द्रव द्रव में क्या दोस्तों क्या आता है आपके पास? तो प्लाज्मा जो है ये द्रव का ही भाग है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग विभज्योतक ऊतक बोलते हैं, ठीक है, यानी कि विभज्योतक टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं कौन सा? तो पास ऊतक। क्या बोलते हैं? पास ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो पौधे के तने को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? दोस्तों जो पौधे का सबसे बाहरी स्तर छिलका होता है उसे बोलते हैं पोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्स कहते हैं, या कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन में डिपेंड करेगा दोस्तों कि इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, उसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोशिका भित्ति या पोष के नाम से इसे हम लोग जान सकते हैं। आगे कह रहा है कि वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे संवहन बंडली कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संवहन बंडली के नाम से जानते हैं। संवहन बंडली के नाम से जानते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं सिरिल। क्या बोलते हैं? सिरिल कहते हैं उसे। या नहीं तो आप उसे वलय कह सकते हैं, या नहीं दोस्तों उसे बोल सकते हैं काष्ठ हृदय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काष्ठ हृदय के नाम से आप जान सकते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? देखिए जाइलम और फ्लोएम जो है ना, इसका निर्माण जो होता है टोटल ये कितने होते हैं? 4 तत्वों से होता है। कितना? 4 तत्वों से होता है जाइलम और फ्लोएम का निर्माण। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक ऐसे होते हैं जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा वो कौन सा? एपिडर्मिस। कौन सा है? एपिडर्मिस जो है हमारे पास यही क्या कर सकता है? शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि पाई जाती है? तो इसमें वो ऊतक कौन सा हमारे पास हो जाएगा? तो ये सॉरी यहाँ पर ग्रंथि है ना, कौन से ऐसे ग्रंथि जो लाल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि पाई जाती है? तो उसको कौन सा? बाह्यस्रावी ग्रंथि, या से बोलते हैं क्यूबॉइड ग्रंथि, ठीक है। क्यूबॉइड ग्रंथि दोस्तों क्या होती है आपके? तो लाल ग्रंथि और मतलब श्वेत ग्रंथि से होती है। ये दोनों क्या होते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी को जोड़ता है। देखिए टेंडन का दोस्तों काम क्या होता है? ये मांसपेशी को क्या करता है? अस्थि से जोड़ने का काम करता है। ये बातें बिल्कुल सही दे रखी हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जो लिगामेंट होता है हमारे पास ये क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये भी कथन बात बिल्कुल सही दे रखी है, यानी दोनों कथन यहाँ पे है बिल्कुल सही दे रखे हैं। यहाँ लिख देंगे ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, सही हो जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित होती है। जो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका होती है ये किस में स्थित होती है दोस्तों? तो नाम से स्पष्ट है, यह कहाँ होगी? बोन्स में, यानी कि हड्डियों में ये आपके उपस्थित होती है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हिस्टामिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो भाग लेती है। दोस्तों हिस्टामिन जो है ना एक प्रकार की प्रोटीन है, किस में भाग लेती है आपको बताना होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा इसे। तो हिस्टामिन का दोस्तों काम क्या होता है? रक्त को जमाने में इसका काम होता है हिस्टामिन का, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 49% कह रहा है कि आहारनाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण से होता है दोस्तों? वो कौन सा होता है? रेखीय प्रसार से होता है। किससे? रेखीय प्रसार से होता है। आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इस बात को। सॉरी। अगला कह रहा है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। वो दोस्तों किससे होता है? तंत्रिका उत्सक से होता है। किससे? तंत्रिका उत्तक से होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया, अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इसकी खोज जो हुई थी वो थॉमसन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा दोस्तों, थॉमसन के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि
कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, और दूसरा कह रहा है कि एनोड अथवा कैनाल किरणें क्या होती है, प्रोटॉन की बनी होती है। दोस्तों दोनों बातें ना बिल्कुल सही दे रखी है, यानी कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, और एनोड जो होती है अथवा कैनाल किरणें जो होती है वो प्रोटॉन की बनी होती है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी है, ए एंड बी आर करेक्ट। अगला सवाल कह रहा है कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कणों की सहायता से की थी। तो परमाणु नाभिक की खोज जनरल रदरफोर्ड ने किस कणों की सहायता से की थी। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये की थी अल्फा कणों से। किससे? अल्फा कणों से की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बोल देते हैं। जब अल्फा कणों से खोज की थी। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दोस्तों हो जाएगी, वो क्या होती है, तो वो निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। क्या होती है? निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं द्रव्यमान ह्रास। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ह्रास के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। समस्थानिक दोस्तों क्या होते हैं? तो समस्थानिक अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, समस्थानिक में क्या होंगे, समान रासायनिक गुण होंगे, और साथ ही भिन्न भौतिक गुण भी होते हैं। यानी ए और बी कथन यहाँ पे जो है सही दे रखे हैं, बाकी तीन कथन जो यहाँ पे वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, कोबाल्ट समस्थानिक CO60 का उपयोग किसमें करते हैं? तो कोबाल्ट 60 जो है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कैंसर के उपचार में। किसमें करते हैं दोस्तों? तो इसमें कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्की की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सोडियम 37 का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोडियम 37 जो है ना समस्थानिक, इसका इस्तेमाल करते हैं। वाहनों की चाल को मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो वाहनों की चाल को मापने के लिए जो उपकरण लगे होते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है हमारे पास? तो ओडोमीटर होता है। कौन सा? ओडोमीटर ऐसा होता है जो वाहनों की चाल को मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? दोस्तों संवेग में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं त्वरण। अगला सवाल क्या है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की गति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम दोस्तों किसका है? तो यह नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, ये पहला नियम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट काम करता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए दोस्तों, तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग? कूदती हुई मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूदती मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकांक को प्रयोग करते हैं हम लोग? तो सूचकांक दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पहला हमारे पास उपभोक्ता उपभोक्ता सूचकांक, और दूसरा हमारे पास जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हमारे पास? तो थोक मूल्य सूचकांक। कौन सा? थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल आप सभी के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2019 में आय के आंकलन के लिए, गरीबी और बेरोजगारी के आंकलन के लिए दो संस्थाएं थी, क्रमशः उनका नाम लिखिए। दोस्तों वो संस्थाएं कौन सी थी? CSO था, और कौन सा था? NSSO था। आप सभी को पता है दोस्तों, इसको 2019 में जो है ना, 2019 में इसे दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्से में बांटा गया है? दोस्तों अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को दो हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्से में? दो हिस्सों में बांटा गया है। जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों जो सेवा क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक योगदान है भारत के अर्थव्यवस्था में। और कितना योगदान दोस्तों? तो 54 से लेकर के 54 से लेकर के 55% तक के बीच में इसमें योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? तो ऑटोमोबाइल उद्योग दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो है ना सेकेंड नंबर के जो है क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था का वह भाग कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विलय वर्ष की अवधि कितनी होती है? दोस्तों एक वित्तीय, यहाँ विलय नहीं होगा, एक वित्तीय वर्ष होगा। तो एक वित्तीय वर्ष की दोस्तों हम बात करें अगर, तो कितनी होगी? ये शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो समय होता है वही एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? दोस्तों 1949 में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये PC महालनोबिस के द्वारा। कौन से? PC महालनोबिस,
के द्वारा पहली बार जो है स्वतंत्रता के बाद आय की गणना की गई थी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये समिति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है दोस्तों। तो पुरानी कौन सी है, तमिल है। कौन सी है, तमिल है। वर्तमान कितने हैं टोटल, हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषा वर्तमान में हो जाएंगी। नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत माना जाता है। तो नकटा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा हमारे पास, तो नकटा हो जाएगा दोस्तों कहाँ के, बिहार का। कहाँ के, अपना बिहार का हो जाएगा। साथ ही दोस्तों हम बात करें कजरी कहाँ होगा, कजरी, तो कजरी आपका हो जाएगा यहाँ पे यूपी को हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि भारत में संगीत विधा को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों संगीत विधा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो, तो पहला दोस्तों हमारे पास होगा भारतीय संगीत। कौन सा, भारतीय संगीत हो जाएगा पहले भाग। और दूसरा दोस्तों कौन सा हमारे पास हो जाएगा, तो कर्नाटक संगीत। ठीक है, ये दोनों भागों में इनको बांटा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे नंबर जो है ना 4 को यहीं पर कवर कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की वीडियो यहाँ पे डेली अपलोड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।